टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पूर्व के वीडियो में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत की जो प्रस्तावना है वो क्या है, उन प्रस्तावना में जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं, प्रस्तावना में कम संशोधन किया गया, इन सब तथ्यों पर विचार पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वह है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान सभा इस बात पर चर्चा कर रही थी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान आने चाहिए, किन किन प्रावधानों को शामिल किया जाए, तो हमारे भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। प्रारूप समिति के सहयोग से, BN राव जो हमारे संवैधानिक परामर्शदाता थे, इन सभी के सहयोग से हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन संविधानों का अध्ययन करके जो आधुनिक युग में जो लोकतांत्रिक परिदृश्य की जो विशेषताएं हैं उनको हमने हमारे संविधान में डालने का प्रयास किया, ताकि हमारे देश के संविधान को लोकतंत्रात्मक बनाया जा सके। उस संविधान की अंतिम शक्ति जनता में नहीं तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। इन सब को देखते हुए हमने विभिन्न देशों के संविधानों से जो लोकतांत्रिक प्रावधान थे, जिनसे इस देश के संविधान को लोकतंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक जो बनाया गया, इसके लिए विभिन्न देशों के संविधान से हमने कई प्रावधान लिए। तो उन संविधान के स्रोतों को जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये प्रावधान हमने किन किन देशों से लिए हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। हमने ब्रिटेन से जब भारतीय संविधान के निर्माण में हमने ब्रिटेन से कई प्रावधान लिए हैं। इसका सबसे बड़ा और एक व्यवहारिक कारण यह है कि ब्रिटेन का भारत पर काफ़ी लंबे समय तक एकाधिकार रहा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था वो ब्रिटेन की चल रही थी, तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हमें नई व्यवस्था को स्वीकार करने के बजाय जो पूर्व जो प्रचलित जो व्यवस्थाएं थी उनको तत्कालीन परिस्थितियों में लागू करना हमारे लिए बेहतर था। तो जो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के जो आदर्श हैं, जो उनके अच्छे गुण हैं, उनको हमने तत्काल प्रभाव से अपने संविधान में स्वीकार कर लिया। यदि कुछ प्रमुख जो आदर्श गुण हैं ब्रिटेन की जो संविधान के जो कुछ लोकतांत्रिक प्रावधान हैं जो हमने भारत के संविधान में ग्रहण किए, उदाहरण के लिए हम बात करें तो संसदीय प्रावधान, संसदात्मक शासन व्यवस्था। मुख्यतः अब संसदात्मक शासन व्यवस्था पर आने से पहले एक बार संसदात्मक शासन व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। विश्व में मुख्यतः दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था, एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण ब्रिटेन, भारत। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है अमेरिका। संसदात्मक जो शासन है उसमें कार्यपालिका के दो प्रधान देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए भारत का उदाहरण बहुत व्यवहारिक है। भारत में राष्ट्रपति जहां नाम मात्र के कार्यपालिका के प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हैं। और जो मंत्री परिषद द्वारा जारी किया गया कोई भी लिखित में प्रस्ताव, राष्ट्रपति उसे एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि पुनः मंत्री परिषद से वह पारित होकर प्रस्ताव आता है तो राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसके अलावा कार्यपालिका का जो गठन है व्यवस्थापिका में से होता है। भारत में भी हम जानते हैं जो मंत्री परिषद का गठन है वो संसद के दोनों सदनों में से हो सकता है। कार्यपालिका का चुनाव चूँकि संसद में से होता है इसलिए वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। कार्यपालिका यदि तरीके से काम नहीं करेगी,
संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल कार्य न करे तो संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा भी सकती है। तो इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था के गुण हो गए कार्यपालिका के 2 प्रधान होना, कार्यपालिका का जो चयन है वो संसद में से होना, व्यवस्थापिका में से होना, और कार्यपालिका यदि सही तरीके से काम न करे तो संसद के द्वारा उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ हम अध्यक्षात्मक शासन की बात करें, वो अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 प्रधान नहीं होते, 1 प्रधान होता है। वो नाम मात्र का नहीं होता, वो वास्तविक प्रधान होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक प्रधान है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी जो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो वहाँ की संसद में से नहीं करता, और संसद में से नहीं करने के कारण वो उनका चयन स्वतंत्र रूप से करता है। इसीलिए कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेह तो है लेकिन व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नहीं हटा सकती, सामान्यतः नहीं हटा सकती। तो वहाँ कार्यपालिका की स्वतंत्रता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में और अध्यक्ष शासन व्यवस्था में कुछ मूलभूत अंतर हैं। तो भारत में उस समय सोचा गया कि हम संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करें। चूँकि भारत पर काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटेन का एकाधिकार रहा, तो हम चूँकि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से सुपरिचित हो चुके थे, इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, व्यावहारिक स्थिति को देखते हुए हमने वहाँ की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रावधान है, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण कर लिए। इस प्रकार यदि संसदीय शासन व्यवस्था से जो अधिकतर प्रावधान लिए गए हैं वो हमने ब्रिटेन से लिए गए हैं। जो संसदीय शासन के बारे में हो, संसदीय प्रक्रिया के बारे में हो, संसदीय विशेषाधिकार हो और संसदीय हमारे जो प्रावधान हैं, तो ये मुख्यतः ब्रिटेन से लिए गए हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण विशेषता, जो भारतीय संविधान का भी एक मूलभूत विशेषता है, वो है कानून का शासन। ये व्यवस्था भी, ये कॉन्सेप्ट है जो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की ये पहचान है, कानून का शासन। आधुनिक युग में जैसे जैसे स्वतंत्रता की का कॉन्सेप्ट आया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी मूलभूत जो विशेषता है वो कानून का शासन बना। कानून का शासन मुख्यतः ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं A.V. डायसी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि कानून का शासन का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वह कर वसूल करने वाला अधिकारी, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में भी हमने ब्रिटेन से इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। हमने हमारे संविधान को सर्वोच्च बनाया है। यहाँ भी कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है, संविधान से सर्वोच्च नहीं, संविधान से बड़ा नहीं है, संविधान से सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। हर व्यक्ति को, हर संगठन को संविधान का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे संविधान की जो मूलभूत शक्ति है वो जनतंत्रात्मक है, जनता में छुपी हुई है, जनता में निहित है। तो इस प्रकार भारत में भी जो शासन है वो कानून का शासन है, विधि का शासन है। अन्य व्यवस्था की बात करें अपन, अन्य जो कॉन्सेप्ट जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं वह एकीकृत नौकरशाही, सरकारी सेवकों संबंधी जो प्रावधान है, प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है, वो हमने अधिकतर जो प्रावधान है वो हमने इसके ब्रिटेन से लिए हैं। एक अन्य कॉन्सेप्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है नागरिकता, इकहरी नागरिकता। यदि हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। अमेरिका में व्यक्ति अमेरिकी संघ का नागरिक होने के साथ साथ उस प्रांत का भी नागरिक होता है जिसमें वो रहता है। लेकिन यदि अपन भारत की बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, यहाँ इकहरी नागरिकता प्राप्त है। हम केवल भारत के नागरिक हैं। हम राजस्थान के मूल निवासी हो सकते हैं, हम किसी भी प्रांत के मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन जब नागरिकता की बात आएगी तो हम केवल भारत के नागरिक हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है और भारत ने यह प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया हुआ है।
तो इस प्रकार ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे भारत ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे कोई कानून बन संसद के द्वारा किस प्रकार एक कानून का निर्माण किया जाता है, ये प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। इसके अलावा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, यदि हम अमेरिका की बात करें, मैं यहाँ कंपेयर स्टडी हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इस पेपर के साथ साथ जो मत्स्य यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस जारी किया गया है सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसका नाम। तो यदि हम यहाँ कंपेयर स्टडी करेंगे ब्रिटेन, अमेरिका और भी जो कई अन्य जो देश हैं उनकी संवैधानिक व्यवस्थाओं के यदि हमें तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। साथ साथ इस पेपर का जो फ़ायदा है वो हमें प्रमुख जो राजनीतिक व्यवस्थाओं वाला जो पार्ट है उसमें भी प्राप्त होगा। जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको कि ब्रिटेन की संवैधानिक जो विशेषताएं पढ़ रहे थे हम, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हो गया वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था जो हमने भारत ने ग्रहण की है ब्रिटेन से, वो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था का मुख्य अंग है, कानून का शासन है। तो ये ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के मुख्य प्रावधान हैं जिसे भारत ने लिया है। इसलिए एकीकृत नौकरशाही है, एकीकृत नागरिकता है, इकेरी, तो ये सब ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं जिसे भारत ने लिया है। इस प्रकार ये यहाँ भी ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, और जब हम उस पेपर में पढ़ेंगे प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ भी ब्रिटेन से संबंधित, अमेरिका से संबंधित प्रावधानों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, अन्य जो संवैधानिक गुण जिसे हमने ब्रिटेन से लिया वह है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है, दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में संघ के सर्वोच्च न्याय अलग हैं अमेरिकी संघ के, इसके अलावा प्रांतों के सर्वोच्च न्यायालय अलग हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ भारत की बात करूं तो भारत में भी हमने ब्रिटेन से स्वीकार करके इस व्यवस्था को या एकीकृत न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया, क्योंकि पर हमारे देश की परिस्थिति, हमारे देश के चारों ओर का जो भौगोलिक वातावरण, वो अमेरिका से ब्रिटेन सबसे अलग है। तो हमने इस व्यवस्था को स्वीकार किया अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। चूंकि ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में था, हमने ब्रिटेन से इस व्यवस्था को स्वीकार की। भारत में भी इकेरी न्यायपालिका है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जिला लेवल पर कुछ न्यायपालिका के संगठन हैं, न्यायिक संगठन हैं। इसके अलावा हम यदि हर राज्य में जाएंगे तो हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। इसके अलावा हम यदि भारतीय संघ की बात करें तो एक सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये व्यवस्था हमारे यहाँ हर राज्यों के यदि व्यावहारिक रूप से बात करें तो प्रांतों के सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। प्रांतों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उच्च न्यायालय की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और सर्वोच्च द्वारा जो यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो वो सभी उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी भी है उस निर्णय को मानना। तो इस प्रकार यदि उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदल सकता है, उसे नए रूप में निर्णय दे सकता है, और उस निर्णय को मानना सभी के लिए बाध्यकारी है। इस प्रकार भारत में पिरामिडीय व्यवस्था है न्यायपालिका के क्षेत्र में, और यहाँ क्षेत्र जो पिरामिड के जो क्षेत्र पर है वो सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। इस प्रकार भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्वीकार की गई है, और हमने इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की जो प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल के बारे में जो प्रक्रिया संबंधी जो प्रावधान है वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। परमाधिकार संबंधी जो लेख है अनुच्छेद 32 में जिसका प्रावधान है वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। संसद के 2 सदन होंगे, जैसे भारत में हम जानते हैं एक राज्यसभा उच्च सदन है जो, और निम्न सदन लोकसभा है। ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है।
और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। जैसा कि पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ, संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक गुण है। भारत में ब्रिटेन की भांति मंत्रिपरिषद है जो संसद के जो निम्न सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद सही तरीके से संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य न करे तो उसे मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है संसद के निम्न सदन के द्वारा। ब्रिटेन में ये शक्ति वहाँ के जो निम्न सदन है कॉमन सभा को प्राप्त है। वहाँ का जो उच्च सदन है उसे लोक सभा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर, सही तरीके से कार्य न करने पर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। इसके अलावा सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का जो फैसला है, हमारी जो बहुमत प्रणाली है, जो चुनाव होता है वो ये होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति जीता माना जाता है चुनाव में। उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो ना हो, पूर्ण बहुमत मतलब कि कुल जो मत हैं उनका 50% से अधिक, 50% या 50% से अधिक, 50% से अधिक। तो ये जो हमने चुनाव में जो जीत का जो फॉर्मूला है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान तो हैं लेकिन कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान हैं। वो प्रधानमंत्री अर्थात जो मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। यदि उस परामर्श से असहमत है तो एक बार लौटा सकते हैं उस प्रस्ताव को। यदि वो परामर्श दोबारा आता है मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। ये जो प्रावधान हम कानून के शासन में पढ़ चुके हैं, कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है। ये सभी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण यदि हम बात करें तो वो भी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। इस प्रकार हमने आज ये देखा कि हमने ब्रिटेन से कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान लिए जिनके आधार पर हमारे देश के संविधान को परिष्कृत किया जा सका, भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक बनाया जा सका। अब हम अगले वीडियो में अमेरिका और अन्य देशों से जो लिए गए जो प्रावधान हैं भारतीय संविधान के निर्माण के समय, उनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू।